हेलो, दिस इज़ विकास कुमार सिंह। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज के टॉपिक के साथ साथ हम आपको वो क्वेश्चंस भी बताएंगे जो एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक। आप लोग को मैं बुक बताने वाला था, लेकिन अभी कुछ टॉपिक पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद मैं बुक के बारे में बताऊँगा कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में मज़ा आए। क्वेश्चंस में कुछ फिक्स टाइप होते हैं, वो लगभग सारे टाइप टच करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक। कभी होगा तो हम लाइव सेशन ले लेंगे और उसमें हम सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप पूछेंगे, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन हिट कर दें। और बस आप लोगों से यही है, और हमारे साथ इस चैनल में बने रहें शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। तो बस अब हम अपना शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है लूप एनालिसिस और मेश एनालिसिस। आप लोग जैसा कि इसके नाम से समझ पा रहे होंगे। और कल मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे स्टार डेल्टा वाले, ठीक है। तो स्टार डेल्टा वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं उसको कैसे करना था, एक क्वेश्चन में करके आपको दिखा देता हूँ। मुझे एग्जैक्टली वैल्यूज़ नहीं याद है, मगर कुछ ऐसे ही रहा होगा कि ये आपका इस डेल्टा कनेक्शन था, सॉरी, ये अगर 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। और आपको उसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना था। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था। तो डेल्टा से स्टार कन्वर्जन के लिए मान लीजिए हमें इसको स्टार में बदलना है। इसी में ना करिए, अलग कर दीजिए। ये हमको इस कंडीशन में बदलना है दिखाने के लिए। इसकी वैल्यू मान लो आर ए है, इसकी आर बी मान लो, इसकी आर सी मान लो। आर ए कितना होगा? अच्छा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन आप लोगों ने पढ़ा है, कल ही हमने बताया था। डेल्टा से स्टार कन्वर्जन में क्या करना होता है, तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। आपके पास जब डेल्टा की वैल्यू हो और आपको स्टार में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होता। ये जिससे बीच में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। 5 × 10 अपॉन सबका टोटल 5, 10, 15, 15, 15, 30, 5/3 ओम। इसको चाहो तो पॉइंट्स में निकाल सकते हो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो निकल आएगा पॉइंट्स में। ये आ गया 5/3 ओम, ये वैल्यू, ठीक है। अब इसकी निकालनी है तो सिमिलरली इन दोनों को करो। इसकी निकालनी हो तो इन दोनों करो। आर बी क्या होगा आपका? आर बी आपका 10 और 15 के साथ है। 10/15 और तीनों का सम 30। तीनों का सम तो हमेशा वही आएगा, तो ये आपका क्या आएगा? 2 ओम, ठीक है। इसी तरह से आर सी निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और था जिसमें हमने सभी वैल्यूज़ को बराबर कर दिया था। लेट अस कंसीडर कि अगर ये सारी वैल्यूज़ 10-10 होती, मिटा क्यों दिया यार, ये भी 10 होती, ये भी 10 होती, ये भी 10 होती, कोई एक वैल्यू तो सबकी जो भी निकलती सेम ही निकलती, हर जगह 10-10-10 है, ठीक है। तो मान लो जैसे हमको आर ए निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो यानी 100, और सबको जोड़ दो यानी 30, 10/3 ओम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर डेल्टा कनेक्शन में सभी रजिस्टर्स की वैल्यू बराबर है, तो जब हम उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डेल्टा कनेक्शन से 1/3 हो जाएगी उसकी। यानी डेल्टा कनेक्शन में अगर 10 होगी तो स्टार कनेक्शन में 10/3 होगी। मतलब उस पूरी वैल्यू का जो भी आपकी वैल्यू होती है उसका 1/3 हो जाती है, ठीक है। आप उसमें अलग अलग वैल्यूज़ को रख के ट्राई करके देख सकते हो, ठीक। फिलहाल ये सब पहले से मान के चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी डेल्टा या स्टार आता है तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जिन जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेजा बहुत अच्छी बात है, मगर उतने आंसर नहीं आए जितना एक्सपेक्टेड था। सो कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा सा साथ में लगे रहिए इसके, ठीक है। अभी हमको आज थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी करवाने हैं। अब आते हैं आपके मैश एनालिसिस और लूप एनालिसिस। हाँ, अगर स्टार कनेक्शन में कोई क्वेश्चन होता तो स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फ़र्ज़ करो कि आपका ये क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 10 आया, यहाँ पर आपका मान लीजिए 15 आ गया, यहाँ पे मान लीजिए 5 आ गया। इसको मैंने कहा डेल्टा में कन्वर्ट करो, तो उसका भी फार्मूला आप लोगों के पास है। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2 और इसको मान लीजिए R3, R1, R2, R3। हमको मान लीजिए जैसे कि R1 निकालना है,
ठीक, हमें R1 निकालना है तो क्या करते हैं हम, क्या इन दोनों सामने वाले, अगर ये निकालना है तो इन दोनों सामने वाले को क्या लिखेंगे, 10 + 15 + 10 × 15 अपॉन उसका अपोजिट वाला 5। 10 और 15 कितना हुआ, 25 + 30 55 ओम। बात समझ में आई? ये आ गया तुम्हारा 55 ओम। यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि स्टार से जब हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी, और डेल्टा से जब हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ घट जाती हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसका कहूँ, यानी R2 का निकालने के लिए बोलूँ, R2 का निकालूँ तो कैसे निकालोगे, ऐसे ही देख लो, ये 10 ये 15 इस वाली ब्रांच के सामने ये दोनों आ रही हैं। 10 + 5 15 + 10 × 5, जैसे यहाँ लिखा है 10 × 5 50 अपॉन 15 50 अपॉन 15, 5 तियाँ का 15 और काटोगे तो वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक, ये हो गया आपका स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगर आपको करना है तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोग को एज अ होमवर्क दे देता हूँ इसी में। यह आपका SSC सन 2011 में पूछा गया था। ठीक है, वो बता रहा हूँ, आप लोग उसको खुद करिएगा, वैल्यू खुद ही निकाल लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास था भी नहीं। लेकिन पहले इसको सुन लीजिए उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, फिर क्वेश्चन ही कराना है आज मुझे। अब मैं टॉपिक्स के वाइज के साथ साथ क्वेश्चन कराता चलूँगा आप लोगों के। ठीक, कि ये MCQ का कोई अलग से टॉपिक नहीं होगा, हर टॉपिक के साथ थ्योरी के साथ क्वेश्चन चलेंगे। सो लास्ट तक वीडियो देखिए, लास्ट तक। ठीक है, अच्छा, मेश एनालिसिस जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग जानते हैं उसके बारे में, वो पहले समझते हैं मेश एनालिसिस में क्या करना होता है। मेश एनालिसिस में कुछ नहीं करना पड़ता है, हम दो करंट मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज़ I1, लेट अस कंसीडर दिस इज़ I2। ठीक है, पंखे की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही हो तो उसको हम बंद कर देंगे। आई थिंक अब ज़्यादा अच्छा है। ये है आपका I1, ये है आपका I2। ठीक है, मान लीजिए हमने आपको, यार एक मेथड ये भी जान लीजिए, इसे एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, इसे पैसिव एलिमेंट कहते हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, एक्टिव एलिमेंट से अगर करंट निकल रही है, यानी कंडीशन अगर आपकी ये वाली है, यानी प्लस वाले से करंट निकल रही है और माइनस वाले में जा रही है, ये कंडीशन है तो इसको पॉजिटिव मानिए। और अगर आपके साथ ये कंडीशन है कि प्लस वाले में करंट जा रही है या माइनस वाले से निकल रही है, तो इसको नेगेटिव मानिए। इसको याद रखिएगा। करंट की डायरेक्शन हमने ये मानी है। करंट की डायरेक्शन हम लोग लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस कह लीजिए, उसमें हम लोग हमेशा इसी करंट डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानते हैं। क्लियर? ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। कोशिश ये की जाती है लूप और मेश एनालिसिस में, अगर कोई करंट सोर्स है तो उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें, उसके रिस्पेक्टिव। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका एक छोटा सा है, देख लीजिए, ये भी सीख लीजिए। अगर मान लीजिए ये करंट सोर्स है, मान लीजिए I है, और उसके साथ में रिस्पेक्ट में अगर कोई वोल्टेज R दिया हुआ है और आगे पूरा सर्किट बना हुआ है, तो अगर हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे ये पोर्शन को, तो ये आपका जो होगा बन जाएगा, इस करंट सोर्स को इस वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी, और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये साथ में सीरीज में जुड़ जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है और साथ ही साथ ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और आगे सर्किट में इधर भी लगा हुआ है कहानी 10 ठो। हमने कहा इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करिए। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़, करंट सोर्स के साथ एक रजिस्टर का पैरेलल में होना ज़रूरी है। सीरीज़ में अगर यहाँ कोई रजिस्टर होगा तो ये नहीं हो सकता कन्वर्ट। पहली चीज़, करंट सोर्स और एक रजिस्टर पैरेलल में होने चाहिए, बीच में यहाँ कुछ नहीं लगा हो, पहली बात। ठीक है, तब क्या होगा, I को R से मल्टीप्लाई कर देंगे। I को R से देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये रजिस्टर इसके साथ सीरीज़ में लग जाएगा। देखो, यानी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये होगा तुम्हारा 2 ओम और ये होगा 10 वोल्ट, और फिर आगे जो सर्किट जैसा बना हुआ है वैसे ही बनेगा। तो यहाँ करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया गया है। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अगर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में एक रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा। अब तो समझ ही गए होगे। उस रजिस्टर को वोल्टेज सोर्स से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो करंट सोर्स की वैल्यू आएगी, और ये रजिस्टर साथ में पैरेलल में लग जाएगा।
तब क्या होगा, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में कन्वर्जन। ठीक है, तो फिलहाल लूप और मेश एनालिसिस के लिए हमको वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है। अगर करंट सोर्स है इस तरह किसी कंडीशन में तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, डेरिवेशन वगैरह कहीं पेपरों में नहीं आते इसके, लेकिन बस ये है कि अगर कभी आप लूप और मेश एनालिसिस लगाना चाहते हो उसमें आराम रहता है। इस चीज़ का ध्यान देना, प्लस से निकलना माइनस में जाना पॉजिटिव, मतलब ये क्या पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव, और प्लस में जाना माइनस से निकलना नेगेटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बस आपको इक्वेशन बना के दिखा देते हैं। इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन इतने टफ और ट्रिकी नहीं होंगे कि आप लोग उसको समझ ना सकें। ठीक है, चलिए अब देखिए सर, इस चीज़ को सॉल्व किया। इसको यहाँ पे करंट डायरेक्शन ने ऐसे मानी है। एक तो ये आपको ये बता दिया। दूसरी चीज़, ये पैसिव एलिमेंट जितने भी होते हैं यानी आर वाले जो रजिस्टर है, ठीक है, और एसी अगर होता तो आर एल सी तीनों होते, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ डीसी की बात करना है। तो पैसिव एलिमेंट जितने भी हैं आर वाले वो सब माइनस साइन के साथ लिखे जाते हैं, और जितने भी एक्टिव एलिमेंट हैं वो अकॉर्डिंग टू साइन लिखे जाते हैं। मतलब अगर प्लस से निकल रहा होगा करंट तो प्लस साइन के साथ, प्लस में घुस रहा होगा करंट तो माइनस साइन के साथ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इधर इसको सॉल्व करते हैं। V1 माइनस I1 R1। अच्छा हाँ, मेश एनालिसिस के लिए एक और ज़रूरी बात, पहले मेश का नाम लिख लीजिए, A B C, और ये सब आपस में अर्थ होते हैं, इसलिए इसको एक नोट दीजिए D। ठीक है, चाहे तो अलग अलग दे दीजिए, A B C D E F, ठीक है, दे दीजिए अपने हिसाब से, आसानी रहती है। तो सबसे पहले मेश एनालिसिस में चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस मेश में चलेंगे आप, ABDFA में, ABDFA में, जहाँ से स्टार्ट करो वहीं ख़त्म करो। इसका फार्मूला क्या होगा, V1 माइनस, इसमें जा रही है करंट, हमने कहा था पैसिव एलिमेंट माइनस साइन के साथ दिखाया था I1 R1। अगर कोई ऐसी ब्रांच है जो दोनों मेश में कॉमन है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले तो माइनस साइन लगेगा, उसके बाद उसका रजिस्टर लिख दीजिए जो भी है, जैसे R3 है, ब्रैकेट में। अगर हम इस वाले मैश में चल रहे हैं तो इस वाली करंट को बड़ा मानेंगे, इस वाली करंट को छोटा मानेंगे। अभी हमें ये नहीं पता है कौन सी करंट बड़ी है कौन सी करंट छोटी है, क्योंकि वैल्यूज हम जानते नहीं हैं। तो उसको लिखेंगे I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने इस वाली करंट को बड़ा माना है, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है हमेशा। ये इक्वेशन बन गई। सिमिलरली BCEDA में अगर चलते हैं, BCEDB में, सॉरी ये नहीं, BC। अब मेश एनालिसिस का रूल होता है, एक मेश के अंदर दूसरा मेश नहीं निकालना चाहिए। मेश तो ये भी बन जाएगा, लेकिन सबसे छोटा जो मेश होता है उसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मेश तो ABCEDFA ये भी बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर दो मेश और निकल रहा है तो इन्हीं दोनों को देखा जाएगा, क्योंकि इसके नीचे और कोई मेश नहीं निकल रहा है। तो मिनिमम पॉसिबल मेश, जो सबसे छोटा मेश होता है, उसको कंसिडर किया जाता है। अब ये आ गया, इसमें क्या होगा, सिमिलरली ये दोनों पैसिव एलिमेंट हैं। ठीक, यहाँ तो स्टार्टिंग इससे करते हैं, माइनस R3 पैसिव एलिमेंट माइनस साइन के साथ लिखे जाते हैं। अब क्योंकि हम इस वाले मैश में चल रहे हैं तो I2 बड़ा है I1 से, तो यहाँ हम I2 में से I1 को घटाएंगे। यहाँ I1 में से I2 घटाए थे क्योंकि I1 बड़ा माना था I2 से, यहाँ I2 बड़ा है I1 से, माइनस R2 में जा रहा है I2 R2। अब देखो ये करंट की डायरेक्शन देखो, ये करंट प्लस में घुस रही है, प्लस में घुसना और माइनस से निकलने को हमने क्या माना था, माइनस साइन। तो हम क्या करेंगे, माइनस V2 इक्वल टू 0। ये आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इसी को आपस में सॉल्व करके, दो इक्वेशन हैं, दो अननोन होंगे, I1 I2 दो अननोन है, बाकी सबकी वैल्यू दी रहेगी, आपको सॉल्व होकर निकल आएगा। ये है आपका मेश एनालिसिस। ठीक, लूप एनालिसिस, मेश एनालिसिस, जो भी कह लीजिए। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं नोडल एनालिसिस की। दोनों आपको मतलब तरीके बता दें, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे नोडल एनालिसिस की। मिटा दे रहे हैं इसको। बे यार,
नोडल एनालिसिस, ये पूरी कहानी मिटाओ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी डायग्राम पे नोडल एनालिसिस ही बता देते हैं। एक ही चीज़ को, अच्छा कोशिश ये किया करो अगर कि हो सके तो एक ही डायग्राम के ऊपर सारे मेथड यूज़ करके देखा करो। अगर तुम सारे मेथडों से एक ही आंसर निकाल ले गए, देखो 10 अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वो एक बार होगी, एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर 10 बार करोगे तो वो टाइप ही क्लियर हो जाएगा तुम्हें। शुरुआत में हम भी ऐसे ही करते थे, तो वैसे अच्छा रहता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पकड़ो, उस पर सारे मेथड लगा के देखो, और जिन मेथड से आंसर ना निकल पा रहा हो उससे सोचो कि ऐसा क्या कारण है कि उससे निकल क्यों नहीं पा रहा है। इसका मतलब कहीं तो वो रोक रहा है उस मेथड को, ठीक है। तो उससे तुमको क्या होगा, उस मेथड की पॉइंट्स याद नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा कि मेश एनालिसिस लगाने पे ये दिक्कत आती है, करंट सोर्स होगा तो प्रॉब्लम होगी, वोल्टेज सोर्स चाहिए हमको, तो रटना नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को जब 2-3 मेथड से करोगे तुमको समझ में आने लग जाएगा, या तो सॉल्व होंगे, ठीक, अगर सही जा रहे हो तो, और या तो नहीं सॉल्व होंगे। अब नहीं सॉल्व होंगे तो 2 तरीके हैं इसके, या तो वो गलत कर रहे हो, या तो फिर वो उस मेथड से नहीं हो सकता, उसका कोई कारण होगा, वो कारण तुमको याद आ जाएगा। यही क्वेश्चन इससे से पूछे जाते हैं, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कि मेश एनालिसिस इन 4 में से किस में करेक्ट है, तो उसमें से कोई एक लाइन ऐसी होगी जो तुम्हारे मतलब की होगी, वही सही है बस। अब आ जाओ नोडल एनालिसिस में। नोडल एनालिसिस नथिंग बट एक और, इसमें थोड़ा सा कुछ खींच खांचे तो अच्छा लगेगा देखने में। ये सुंदर लग रहा है देखने में, थोड़ा टफ टाइप का लग रहा है। R1 R2 R3 R4, ये V3, ये R5, ठीक है, ये है तुम्हारा। और इसमें तुमको नोडल एनालिसिस लगानी है। नोडल एनालिसिस असल में होती क्या है, कहाँ गया मार्कर, नोडल एनालिसिस क्या होती है? नोडल एनालिसिस कुछ नहीं होती है, वो होती है आपका KCL, वो आपका होता है, ठीक, जो आप लोग KCL पढ़ते हैं। KCL में आप लोगों ने देखा होगा वोल्टेज सोर्स से करंट जा रही है, तो इधर एक नोड, KCL मतलब क्या होता है, हम पहले नोड को पकड़ लेते हैं, मान लो दैट इज़ नोड A, दैट इज़ नोड B, दैट इज़ नोड C, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इधर ABC, हम पहले नोड A को पढ़ते हैं, एट नोड A, नोड A पर करंट का डायरेक्शन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मेश एनालिसिस में रूल याद कर लिया था, करंट हमेशा क्लॉकवाइज लो, चाहे बैटरी जिस तरफ से भी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर माइनस में आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड एकदम सही आएगा, ठीक है। तुम बस कुछ ना करो, नोडल एनालिसिस में तीनों करंट बाहर की तरफ निकाल दिया करो, जितनी भी ब्रांचेस लगी हैं सब करंट बाहर की तरफ निकालो। तुम्हें मतलब नहीं है कि बैटरी सोर्स ऐसे लगा है तो करंट इसमें जा रही होगी, कोई लेना देना नहीं। इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, 90% लोग कन्फ्यूज रहते हैं। I1 I2 I3, तीन करंट बाहर की तरफ निकाल दो, ठीक है। अब करंट क्या होता है भाई, अब हमने KCL में क्या पढ़ा था, किसी भी नोड पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ तो सारी करंट बाहर ही जा रही हैं, तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I इज नथिंग बट V/R, ठीक है। करंट हमेशा विभवांतर पे फ्लो होता है, किस पे फ्लो होता है, विभवांतर पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। यानी करंट अगर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो इस वाले वोल्टेज और इस वाले वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको जब रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तभी करंट फ्लो होगा, सॉरी डिवाइड करोगे तब होगा। यानी विभवांतर होना चाहिए, इन दोनों के विभव में अंतर। तो यानी हमको अगर करंट I1 लिखना है, लेट सपोज अगर हमको I1 यहाँ लिखना है, तो I1 को हम क्या लिखेंगे, इस नोड का वोल्टेज, मान लो A नोड का वोल्टेज तुम्हारा VA है, माइनस इस नोड का वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज तो भैया तुम्हारा V1 ही है, देखो लगा हुआ वोल्टेज सोर्स, V1 अपॉन ये बीच का रेजिस्टेंस R1, ठीक। विभवांतर देखो V/R, ये V है तुम्हारा विभवांतर टोटल अपॉन R क्या है R1। अब I2 में आ जाओ, अब पहले I3 देख लो फिर I2 बताते हैं, कारण क्या है बताएंगे अभी। I3 देखो पहले तो, फिर I2 देखना। I3 में क्या है, इस नोड का विभव, करंट इधर से इधर जा रही है, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है, तो हाई में से लो घटाओगे, इधर से इधर जा रही थी इसलिए VA माइनस V1 किया था हमने, ठीक है। इधर से इधर जा रही है यानी VA माइनस VB करेंगे, VA माइनस
वी बी अपॉन कौन सा रेजिस्टेंस है बीच में, R2। और I2 कैसे होगा, I2 का भी देख लो भाई, दिख रहा है ना क्लियर, हाँ दिख रहा है, ठीक है। I2 करंट इधर से इधर जा रही है, इसका वोल्टेज तो VA है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंडेड होता है, ये सारे नोड। तो ग्राउंड की वोल्टेज कितनी होती है, 0। तो VA -0 अपॉन R3, VA -0 अपॉन R3, इसीलिए इसको सीधे सीधे लिख दिया जाता है VA अपॉन R3। तीनों वैल्यूज आ गई, इस पर रखो। तो तुम्हारा इन इक्वेशन 1 में I1 I2 और I3 तीनों की वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा, VA माइनस V1 अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू ये है VA अपॉन R3 प्लस I3 की वैल्यू ये है VA माइनस VB अपॉन R2, ठीक है, इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये मिल गई। अब इसकी क्या होगी, सेम यही करो, ये नोड है, इस करंट को भूल जाओ, 3 करंट बाहर की तरफ निकाल दो, I1 I2 I3 I4 I5 I6। अब तुम बताओ क्या लिखा जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0, जैसे ये लिखा था। अगला जो बनेगा आपका एट नोड B, ठीक है, ये होगा आपका I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब I4 क्या होगा, इस करंट की डायरेक्शन ये है, अब तुम इसको भूल जाओ, ये ख़त्म, करंट डायरेक्शन तुम्हारा ये है I4 के लिए। तो VB माइनस VA अपॉन R2 I4 के लिए होगा, VB माइनस VA अपॉन R2, ठीक है। I5 के लिए क्या होगा, VB I5 के लिए क्या होगा, देखो VB माइनस V3, ये वाला वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है। और इस नोड का भी कोई वोल्टेज है, देखो VC माइनस VC, मैंने इसलिए माइनस किया क्योंकि देखो करंट प्लस में जाके माइनस से निकल रहा है, इसलिए V3 माइनस में लिखा है, अपॉन रेजिस्टेंस कौन सा है, R4। और I4 हो गया, I5 हो गया, I6 क्या होगा, I6 VB माइनस V2 माइनस 0, ये तो 0 वाला है, ठीक है। अब देखो इधर VB माइनस I2 माइनस, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा I6 की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है ये सुपर मेश की कंडीशन है, सुपर मेश की कंडीशन, ठीक है। ये सुपर नोड और सुपर मेश हम तुमको आराम से बताएंगे, मतलब पहले ये इक्वेशन जान लो, ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, थोड़े से पूछ लूँ, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, हालांकि चाह रहा था मैं, एग्जैक्टली टाइम हो जाता ज़्यादा ना, प्रॉब्लम ये होती है यार कि फिर वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं हो पाते यूट्यूब पे, इतना भी नेट कनेक्शन नहीं है ना अपने पास कि वीडियोस अपलोड हो जाएं, जब बड़े बड़े वीडियो हो जाते हैं तो, इसलिए तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं, देखते रहो बस, सब हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन थे वो तुम लोग के होमवर्क भी हैं, मैं कागज़ पे लिख कर लाया था, ये देखो क्वेश्चन तुम्हारे सब क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इसीलिए लिखवाए थे हमने, तुम्हारे होमवर्क के लिए हो जाए। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग खुद देना। अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, वो कौन सा सर्किट कंपोनेंट है जो सर्किट वोल्टेज में चेंज को अपोज करता है, यानी रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, कौन सा है, बताया था हमने, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सर्किट ये JEE 2008 में आया था, ठीक है।
उसके अलावा एक क्वेश्चन है ये वाला नेटवर्क वाला, वो कल पूछेंगे। एक और क्वेश्चन है, द कर्व रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। कौन सा कर्व है जो ओम के नियम को रिप्रेजेंट करता है? लीनियर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, ट्रायंगुलर। यानी जो ओम के नियम का अगर हम कर्व बनाते हैं, कोई कर्व, क्योंकि ओम का नियम क्या है कि इक्वेशन ही तो है। ओम का नियम क्या है? V = IR। अब इसका कर्व कैसा होगा? लीनियर होगा यानी रेखीय होगा, हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, एलिप्टिकल होगा, कैसा होगा? तो ये जो इक्वेशन है, ये तुम्हारी इक्वेशन सूट करती है इसको, y = mx को, जहाँ y तुम्हारा क्या है? v है, x तुम्हारा क्या है? r है, और m तुम्हारा क्या है? I है। और ये इक्वेशन किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन की। इसीलिए इस क्वेश्चन के अनुसार अ कर्व रिप्रेजेंट ओम्स लॉ, लीनियर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, ट्रायंगुलर। तो आंसर होगा तुम्हारा लीनियर, क्योंकि लीनियर मतलब होता है रेखीय, ऐसे। तो रेखीय क्या होता है? सिर्फ लाइन ही तो रेखीय होती है, और क्या रेखीय होता है? तो ये तुम्हारा लीनियर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? तो तुम लोग को भी फॉर्मूला पढ़ाया था, R = ρl/A, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सन 2009 में पूछा गया था, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है, इसको नहीं, इसको कहा जाता है, इसको। ये किस किस पे डिपेंड करता है? तो पहले इसकी भाषा में लिख लो फॉर्मूला, RA/L। अब ये तो शायद नहीं बताना पड़ेगा कैसे हुआ। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशन पे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, यानी कंडक्टर किस तरह के मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। और या फिर ऑप्शन ए और बी। ए में था डायमेंशन और बी में था कंपोजिशन। इस फॉर्मूले के अनुसार देखो, यहाँ रेजिस्टेंस दिया है, एरिया दिया है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और लंबाई दी हुई है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? आपका विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, और तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारा रेजिस्टेंस के ऊपर, R पे, ठीक है। फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक। हालांकि ये क्वेश्चन को SSC में चैलेंज किया गया था, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो कंपोजिशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को तुम कंसीडर ना ही करो तो ठीक है। हालांकि क्वेश्चन 2009 में आया था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। एक तार है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है। इट्स स्ट्रेच्ड बाई 1/10 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये जो तार है तुम्हारा, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ का 1/10 भाग तक खींचा जाता है। यानी अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ मान लो उसकी अगर 1 है, तो 1/10 भाग तक और खींचा जाता है। यानी उसमें 1/10 भाग और जुड़ जाएगा और खींच दिया गया। पहले 10 मीटर लंबा था, फिर 1/10 भाग और खींचा गया, यानी उसको 1 मीटर और खींच दिया गया, 1/10 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, यानी पहले तुम्हारे तार का रेजिस्टेंस जो था, अब जैसे पहले रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 ओम था, हमने इसकी लंबाई को 1/10 भाग तक और बढ़ा दिया है, ठीक है। 1/10 ऑफ रेजिस्टेंस खींच दिया इसका। यानी पहले अगर L था, तो अब क्या हो गया? L में L/10 भी ऐड हो गया, यानी अब हो गया 11L/10। पहले लंबाई थी सिर्फ L, यानी पहले वाले तार का रेजिस्टेंस था 10 ओम, तब जब लंबाई L थी। दूसरे वाले तार, अब उसी तार को खींच दोगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा? जब तुम्हारी लंबाई होगी 11L/10। तो फॉर्मूला सिंपल है, R = ρl/A, ठीक है। तो R1 यहाँ पे R के साथ L क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है। यानी R1/R2 = L1/L2। R1 तुम्हारा 10 ओम है, L1 तुम्हारा ओनली L है, L2 की जगह तुम्हारा क्या है? 11L/10 है। तुमसे R2 पूछा जा रहा है, 10 ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा? 10/R2 = 10L/11L। L कट गया, ठीक है।
10 10 कट गया, R2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 11 ओम। यानी पहले R तुम्हारा 10 ओम था, जब तुमने उसकी लेंथ को 1/10 भाग बढ़ा दिया है, मतलब ये नहीं कि L की जगह 1/10 लिख देना, 1/10 ऐड कर देना पुरानी लेंथ में, ठीक है। तो तुम्हारा अब हो गया 11 ओम, पहले 10 था अब 11 ओम हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन वही स्टार डेल्टा वाला जो तुम लोग से पूछा गया था कि 3 रेजिस्टेंस 5 ओम ईच आर कनेक्टेड इन स्टार, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टेंस है आपके, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है आपके 5 ओम के और स्टार में कनेक्टेड है। इसका डेल्टा रेजिस्टेंस पूछा गया है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी ये बताइए। तो मान लो ये RA रख लो, ये RB रख लो, ये RC रख लो, नाम तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी दे दो, RA रखो या RB रखो या RC रखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, डेल्टा पूछा जा रहा है, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में क्या होता था, हमको RA निकालना है, तो क्या होगा RA इक्वल टू इन दोनों का जोड़ 5 + 5 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 अपॉन अपोजिट वाला 5, 5 5 कट गया 15 ओम। अब यहाँ पे क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है तो सबकी वैल्यू 15 ओम ही आएगी, देखना 15 ओम 15 ओम 15 ओम। अब इसमें एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम लोग क्या बताया था कि एक डेल्टा दिया था जिसमें सबका वैल्यू 10 10 10 थी, और जब हमने स्टार में निकाला अभी इस लेक्चर में तो वैल्यू आ गई 10/3। यानी डेल्टा में अगर सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो जब हम उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1/3 हो जाएगी। इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर स्टार में सबकी वैल्यू सेम हो तो जब उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1/3 नहीं होगी, 3 गुना हो जाएगी, समझे। स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने में अगर वैल्यू सेम है तो 3 गुना होंगी, और डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करने में अगर वैल्यू सेम है तो 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ 5 था तो देखो 15 आ गया। यही अगर हम 15 15 15 के 3 डेल्टा दिखाते इसको स्टार में कन्वर्ट करते तो 5 5 5 आ जाता, मगर वैल्यू